हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा वैकेंसी का जो मैटर है, ठीक है, कि उसमें जो है वो गड़बड़ी हुई है और अपने चहेतों को नौकरी दी गई है। उसका जो मैटर है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर बात करें सोशल मीडिया की, आप सभी को पता ही होगा कि एक तरफ जो है वो विधानसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये बोला जा रहा है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कि जो पेपर हुआ है वो बिल्कुल क्लीन तरीके से हुआ है। किसी भी तरीके का उसमें कोई भी जो है वो यहाँ पर धांधली नहीं हुई है, या फिर ये कहें कि किसी भी चहेते को जो है वो नहीं लगाया गया। प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके तरीके से जो है वो आपके एग्जाम यहाँ पर करवाए गए हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन के मिनिस्टर वगैरह हैं, ठीक है, उनने मतलब उसमें जो है वो मैक्सिमम ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो वैकेंसीज हुई है, जो भी आपकी भर्ती हुई थी उसमें धांधली हुई है, ठीक है, और इसके अलावा जो भी है उसमें मतलब उस भर्ती को रद्द किया जाए और दोबारा से जो है वो करवाया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक नाम आपने सुना होगा, एडवोकेट विनय शर्मा। ठीक है, विनय शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा। पटवारी की भर्ती जब पुरानी हुई थी, ठीक है, जिसमें ये बातें उठी थी कि उस भर्ती में जो है वो पेपर अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस दौरान भी उन्होंने आवाज उठाई थी। और इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उस टाइम भी इनका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो इस दौरान भी जो है वो आपकी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रिजल्ट आया है, तो बहुत सारी वीडियोस उन्होंने इसके रिगार्डिंग अपलोड की है कि इसमें जो है वो धांधली हुई है, और इसमें जो है वो अपने चहीते ही लगाए गए हैं। इसके अलावा, ठीक है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो वहां पर दिखाई है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा आपको जो है वो वीडियो ही दिखा दूंगा। पूरी वीडियो आप देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद आप लोगों के क्या थॉट प्रोसेस है जरूर जो है वो उस वीडियो के बाद कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो ये क्लिप आप पहले सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने चैलेंज किया था कि जो कार्रवाई करनी है अब करिए। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जो धमकाने की कोशिशें हुई, वो भी परवान नहीं चढ़ सकी। जो कहा गया कि एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये भर्ती घोटाला अंजाम में दिया गया, और घोटाला करने वाले खुद बताएंगे कि उन्होंने घोटाला जो है वो कैसे किया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो बताएंगे जिन्होंने इस भर्ती को अंजाम दिया। आप खुद सुनिए, मैं नहीं कहूंगा, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। आप भी समझ जाएंगे, पूरा प्रदेश समझ जाएगा कि घोटाले किस तरह से किए जाते हैं। सुनिए। तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटेरिएट में कम एम्प्लॉइज हैं। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी, क्योंकि अभी और वैकेंसी पोजीशन है, अगले साल और होगी। तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटेरिएट में कम एम्प्लॉइज हैं। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी, अभी और वैकेंसी पोजीशन है, अगले साल और होगी। तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटेरिएट में कम एम्प्लॉइज हैं। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी, सुना आपने साहब क्या कह रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली,
जिन विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली उन विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर साहब किस तरह बाकी के विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां देंगे? क्या यह पॉसिबल है? उनके पास ऐसा कौन सा, मैं फिर कह रहा हूं, उनके पास ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है, जो चिराग है, या उनके पास ऐसा कौन सा एआई टेक्निक है कि जिससे वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन इस नौकरियों में नहीं मिला उनको देंगे। आपने खुद सुना, मैंने नहीं कहा। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर साहब, जिनकी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 44 पोस्टें निकली, उसमें से 44 पोस्टों में से 22 के करीब माननीय स्पीकर साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को मिली। उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार हैं, कुछ उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। आप सबने उनकी फोटो भी डाली। मुख्यमंत्री साहब, उनके विधानसभा क्षेत्र से भी 8-10 लोग हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, उनके विधानसभा क्षेत्रों से भी कुछ लोग हैं। मुद्दा यह था कि सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों से इतने लोग कैसे भर्ती हो गए? सरकार की तरफ से यानी विधानसभा सचिवालय की तरफ से आपको भ्रमित करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए एक आंकड़ा पेश किया गया। उसमें बताया गया कि यह विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, यह चंबा से, यानी चंबा के बाकी लोगों को भी घसीट लिया। चंबा, बरमोर और चुरा, चंबा, बरमोर और चुरा, इसमें से किसी को नौकरी नहीं मिली। इसमें किसी को नौकरी नहीं मिली। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र भटियात के लोगों को सारी नौकरियां मिली। उसी तरह हमीरपुर का नाम लिया गया, हमीरपुर में लोगों को नौकरियां नहीं मिली। नदौन विधानसभा क्षेत्र, उसके मतलब 44 पोस्टें थी, उसमें से 22 जो हैं वो माननीय विधानसभा स्पीकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, जिसको आपको बताकर भ्रमित करने की कोशिश की गई कि चंबा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ भटियात, वहां से लोग चुने गए। और भटियात में भी सिर्फ कुछ गांवों से ही बच्चे चुनेंगे। और बताया गया कि पूरे चंबा से ये भर्तियां हुई हैं, चंबा से नहीं हुई हैं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भटियात से हुई हैं। चंबा, चुरा, डलहौजी, जितने भी बरमौर हैं, इनमें से किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। उसके बाद नदौन आ गया, नदौन के साथ हमीरपुर को मिक्स कर दिया। आपने पढ़ी इनकी स्टेटमेंट जो आई कि बाकी जो हैं हमीरपुर के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं, नौकरियां नहीं मिली भाई। सिर्फ नदौन से मिली। उनमें से जो नदौन से मिली उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री का पीए, एक माननीय मुख्यमंत्री की जो पत्नी है उनके ड्राइवर का बेटा, उसके बाद माननीय स्पीकर साहब के साथ जिन लोगों की फोटो है वो आप लोगों ने अपलोड की हैं। अब माननीय स्पीकर साहब, उनका मैं फिर से आपको यहां, अब कई लोग जुड़ चुके हैं, उनका फिर से वर्जन सुनाता हूं। वो ऑन कैमरा मीडिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जिन
डिस्ट्रिक्ट्स को इन नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, आगे और नौकरियां आएंगी, हम उनको देंगे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मान लिया कि हां, हम लोगों ने अपने चहेतों को बैकडोर जो है वो एंट्रीज दी हैं। जो आपने आरोप लगाए, जो आप लोगों ने फोटो लोड की हैं सारी, वो सारी की सारी उनके संज्ञान में है, पूरे प्रदेश के संज्ञान में है। सबको पता है कि कितनी जबरदस्त तरीके से धांधली हुई और एक ही क्षेत्र के लोगों को नौकरियां दे दी गई। अब जो उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया, उसमें लोगों में यह मैसेज गया कि सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों से लोग क्यों चुने गए, 65 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहां के लोग क्यों नहीं चुने गए। ऐसी क्या वजह हो गई कि बाकी के विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, वो बेकार हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, और सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं वो दिन रात डटे हुए हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरियों में जा रहे हैं, उनके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, जबकि एक जिसके बारे में बड़ी जो सरकार के लोग हैं उन्होंने उसके बारे में एक फेसबुक पर अभियान चलाया कि ये जो बंदा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टिप्पणी हो रही है वो है माननीय मुख्यमंत्री का पीए, कि ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। और जो आप लोग हैं जो उसको जानते हैं, जो युवा लोग हैं जिन्होंने इस एग्जाम को भरा, वो सरेआम कह रहे हैं कि मर मर के तो उसने +2 पास की, उसके मार्क्स जो हैं वो देखे जाएं कि कितने हैं। और उसने, जो युवा लोग हैं, उन्होंने मुझसे बात भी की, कल की जो मेरी वीडियो थी, उन्होंने बताया कि इनको पूछो कि उसने कितने टेस्ट क्वालिफाई किए, क्योंकि जिन युवाओं ने ये टेस्ट क्लियर किया था उन्होंने पहले भी, ये पहली बार नहीं है, उन्होंने पहले भी बहुत से टेस्ट जो हैं क्वालिफाई कर रखे हैं, लेकिन अपने चहेतों को नौकरियां मिल जाती हैं। इन युवाओं को धक्का लगता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमारे किसी मंत्री के साथ, किसी मुख्यमंत्री के साथ, किसी स्पीकर के साथ, किसी डिप्टी स्पीकर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हमारी सिफारिश कौन करेगा। आप यकीन मानिए, इस भर्ती प्रक्रिया में जो हैंडीकैप कोटा है, हैंडीकैप कोटे की एक पोस्ट थी। उस हैंडीकैप कोटे की पोस्ट में जिस बच्चे की सिलेक्शन कर ली गई, हैंडीकैप विजुअली, वो आंखों से कम देख पाते हैं, उनकी पोस्ट थी जो विजुअली हैंडीकैप हैं उनकी पोस्ट थी 1। उसमें जिसकी सिलेक्शन हुई वो मेंस का पेपर ही नहीं देने आया। ये युवाओं ने बताया, मुझे नहीं पता कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन युवाओं ने बताया कि वो पेपर देने नहीं आया। और जिस बच्चे ने टॉप किया हुआ था, जो उम्मीद कर रहा था कि उसकी नौकरी लग जाएगी, वो बाहर कर दिया गया और चुना गया माननीय स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी का बंदा। ये विजुअली हैंडीकैप कोटे की एक पोस्ट के बारे में बता रहा हूं, बाकियों की बात छोड़िए, एक पोस्ट के बारे में। बाकी तो आप लोगों ने सबकी फोटो डाली हुई है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, और जिन्होंने धांधली की है उनको भी पता है। और वो उन्होंने एडमिट भी किया है कि हां, अगली बार जो पोस्टें और निकलेंगी हम उन लोगों को लगाएंगे जिनको पहले नहीं लगाया। यानी इनके जो अपने लोग अभी और बचे हैं, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं या बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं,
उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको हम पोस्टें देंगे, ये माननीय स्पीकर साहब ने कहा। अब बताइए कि आप इतने एआई टेक्निक कहां से आपके पास आई? आप विदेशों में जाते रहते हैं, क्या वहां से लेकर आए हैं कि आप सिलेक्ट करेंगे कि अगली बार जो भर्ती होगी वो किन किन डिस्ट्रिक्ट से होंगी, किन किन कॉन्स्टिट्यूंसी से होंगी? इसका मतलब इस बार जो भर्ती हुई है वो आपने डिसाइड की कि इस बार हमने किन किन को नौकरियां देनी है, क्योंकि अगली बार के लिए आपने ऑन कैमरा कहा कि हम इन इन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नौकरियां देंगे। तो मतलब साफ है कि आपने खुद माना है कि आप डिसाइड करते हैं कि किस किस को नौकरियां देनी है, किस किस को नौकरियां नहीं देनी है। तो फिर यह धांधली नहीं तो और क्या है? उसके बाद आप युवाओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, घोटाले छुपाने के लिए, अपनी चोर बाजारियां छुपाने के लिए, अपने भाई भतीजावाद को छुपाने के लिए उनको डराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अगर किसी ने इसको सोशल मीडिया पे डाला हम एफआईआर कर देंगे। मैंने आपका चैलेंज लिया, आज फिर है, आज मैं उन्हीं भर्तियों की दोबारा बात कर रहा हूं। मतलब मैं उस चैलेंज को दोबारा एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर आप में पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें कोई कमी रह गई है, आपको लगता है इस पर एक्शन कैसे लिया जाए, तो आज मैं फिर आ गया। आज मैं सिर्फ आपके बयान को लेकर आया हूं स्पीकर साहब को मैं बता रहा हूं, आज आपके बयान को लेकर आया हूं जिसमें आप कह रहे हैं कि जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, जिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, जिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं, उनको अगली बार देंगे। रीजन, एक तो पूरे प्रदेश में यह मैसेज गया कि 65 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इन नौकरियों में नकार दिया, यानी उन्हें नौकरी नहीं दी गई, जिससे बाकी विधानसभा क्षेत्र जो हैं 65, वहां के लोगों में गलत मैसेज गया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें किसी को सिलेक्शन नहीं दी गई। इससे घबरा गए, इनको लगा कि अगर यह मैसेज चला गया तब तो 65 विधानसभा क्षेत्रों में अगली बार हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो उसको निगेट करने के लिए इन्होंने ऑन कैमरा कल कहा, जो मैंने आपको सुनाया, इन्होंने ऑन कैमरा कहा कि अगली बार उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। अब सोचिए कि आपने आंख बंद की हुई है, यानी आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आप किस किस को हाथ लगा रहे हैं। मान लीजिए 100 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और 10 लोग उनमें से चुनने हैं, आंख में पट्टी बांध दी गई, यह नहीं पता कि कौन कौन खड़ा है, उनका हाथ जिस जिसको लग गया उसको सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें पारदर्शिता है, उसमें साफ है कि आपने किसी को देखा नहीं और आपने उनको चुन लिया। लेकिन जब आप पट्टी खोलकर 100 लोगों में से 10 लोगों को चुनते हैं तो फिर आप हेराफेरी करते हैं, जिस तरह से ये हेराफेरी हुई। और उसके बाद आपको याद है, एक मैं कहावत छोटी सी सुना दूं आपको, आपने सुन रखी है कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे, नटखट थे, वो अपनी गोपियों के साथ लोगों के घरों में माखन चोरने जाते थे। किसी तरह से वो जो हांडी जिसमें माखन भरा होता था उस तक पहुंच जाते थे और उसमें से माखन निकाल लेते थे, अपनी जो फ्रेंड्स होती थी उनमें बांट देते थे, खुद भी खाते थे, उनके मुंह में माखन वगैरह लगा होता था। तो फिर जब वो पकड़े जाते थे तो जो उनकी पड़ोसी लोग होते थे वो उनको उनकी मां के पास लेके जाते थे, यशोदा मैया के पास। तो कहते थे, पड़ोसन कहती थी, देखो जी आज मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया है और देखो इसके मुंह में माखन लगा है, इसने माखन चुराया है।
तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अनूप जलोटा का भजन आपने सुना होगा, बड़े जबरदस्त तरीके से वो कहते हैं, भगवान कृष्ण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया। लेकिन अनूप जलोटा का आप भजन सुने, उसमें भगवान कृष्ण जिस तरह बताते हैं, ऐसे लगता है जैसे कहा जा रहा हो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। यानी वो अपनी मां को सच बता रहे हैं कि हां मैंने ही माखन खाया है। और वही बात विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरह से इनडायरेक्टली मान ली कि हां मैंने ही माखन खायो। यानी जो धांधली हुई है, बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, वो सच बात है। और ये जो हो गया, अगली बार वो उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देंगे जिन लोगों को नहीं मिली। अब ये कैसे हो सकता है? सोचिए कि 6-7 कैटेगरीज की भर्ती हुई, 44 पोस्टें थी, उसमें से 22 के करीब एक ही विधानसभा क्षेत्र में चली गई, 10-12 दूसरी विधानसभा क्षेत्र में चली गई, 2 तीसरी विधानसभा क्षेत्र में चली गई, और बाकी 1-1, 2-2 कहीं दूसरों को दे दी। वो भी अपने बंदे हैं, ये नहीं है कि वो लोग कोई मेरिट में है ना। मेरिट वाले बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे होंगे, उनके कमेंट्स पढ़िए। मेरे जो मैसेंजर है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भर भर के बच्चों की बद्दुआएं उन लोगों के लिए जा रही हैं जिन लोगों ने उनकी नौकरियां खाई हैं। भर भर के बद्दुआएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो ये लोग नौकरियां नहीं निकाल रहे, कई रिजल्ट ऐसे हैं जो डिक्लेयर हो चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट तक से डायरेक्शन आ चुकी है कि इन रिजल्ट्स को निकालिए, उनको नहीं निकाला जा रहा। वो बेचारी होल्ड्स पर पड़ी हैं, और जिन्होंने वो क्लियर कर रखी हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें नौकरी दी जाए। उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन जिनके रिजल्ट निकल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है? एक ही मतलब 6-7 कैटेगरीज बनाई गई, उनकी जो आंसर की है 5 की सेम है। आंसर की का मतलब होता है जो क्वेश्चन पूछा गया और जो उसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो मान लीजिए ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी है। तो ये 5 कैटेगरीज का आंसर की में सेम है। अब बताइए कि जो लोग जिनको इन्होंने पेपर बांटे होंगे, जिनको इन्होंने आंसर की पहले दे रखी होगी, उन लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्या है। अलग अलग कैटेगरीज में सेम ही है। यानी अगर आपने जीओआईटी का भी पेपर दे रखा है या कोई दूसरा पेपर पीएन का भी पेपर दे रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर वही है। पहले का आंसर ए है तो ए है, सब में ए है। दूसरे का आंसर बी है तो सब में बी है। तीसरे का आंसर डी है तो सब में डी है। चौथे का सी है तो सब में सी है। इस तरह से ये धांधलियां की गई। मैं कोशिश करता हूं आपको माननीय विधानसभा स्पीकर की स्टेटमेंट दोबारा सुनाने का। अब काफी लोग जुड़ चुके हैं तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगले साल और होगी तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटरीट में कम एम्प्लॉइज हैं। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी।
एक बार फिर से सुनाता हूं मैं, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। कि वो खुद मान रहे हैं कि अगली बार उन लोगों को मौका दिया जाएगा जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिला। फिर से नियुक्तियां, क्योंकि अभी और वैकेंसी पोजीशन है, अगले साल और होगी, तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटरीट में कम एम्प्लॉइज हैं। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी। नियुक्तियां, क्योंकि अभी और वैकेंसी पोजीशन है, अगले साल और होगी, तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटरीट में कम एम्प्लॉइज हैं। अब सोचिए कि अगली बार उन लोगों को चुना जाएगा जिन विधानसभा क्षेत्र से पहले लोग नहीं चुने गए। इसका मतलब आपने डिसाइड कर रखा है किस किस को लगाना है। तो आपको पहले पता है कि अपने अपने बंदे तो आपने लगा दिए, अब बचे बाकी। अब देखिए ना, 44 पोस्टें थी, उसमें 22 एक विधानसभा क्षेत्र को चली गई, 12 दूसरे को चली गई, 2 तीसरे को चली गई। तो इससे शोर मचा। जो बाकी लोग थे उन्होंने भी सिफारिशें लगा रखी होंगी, महाराज मेरे को भी लगाओ। कांगड़ा के लोगों ने भी लगा रखी होनी, लाहौल स्पीति के लोगों ने भी, शिमला के, ऊना के, बिलासपुर के, इन सब ने सिफारिशें लगा रखी होंगी, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। अब साहब कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, अब और निकालेंगे पोस्टें और उन लोगों को मौका मिलेगा, उन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मौका मिलेगा जिनको पहले नहीं मिला है। तो इसका मतलब आप डिसाइड करते हैं आप मेरिट में कैसे टेस्ट करें, मेरिट में कैसे आप ले रहे हैं। मेरिट तो हुई ही नहीं, क्योंकि वो तो आपने डिसाइड करना है कि इसको नौकरी देनी है, पहले इस विधानसभा क्षेत्र के इतने लोगों को देनी है, इस बार उसको इतने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देनी है, उस विधानसभा क्षेत्र के इतने लोगों को देनी है। अब मान लीजिए जिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नौकरी नहीं दी और वो लोग मेरिट में टॉप पे थे, फिर इसका मतलब धांधली हुई है। धांधली नहीं हुई होती तो फिर यह बात उठती ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने कहावत सुन रखी है। वही बात तो यहां हुई कि जब शोर मच गया, पहले इन्होंने क्या किया, प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ, उसके बाद मेन का टेस्ट हुआ, उसके बाद 1 साल चुप रहे, बच्चे भूल गए कि कोई टेस्ट भी हुआ था। अब अपने चहेतों को फोन किए गए, कहा गया कि आप ज्वाइनिंग दे दो, कि कल को शोर पड़ गया, लोग हाईकोर्ट में चले गए, तो फिर हाईकोर्ट स्टे नहीं मिले देगा। क्योंकि स्टे किस चीज का देगा हाईकोर्ट? जिन्होंने ज्वाइनिंग करनी वो तो कर ली है, हाईकोर्ट क्या करेगा, नोटिस देगा, उसके बाद मेरिट पे केस सुनेगा, पता नहीं कब डिसाइड होगा। लेकिन तब तक वो लोग आराम से नौकरियां कर रहे होंगे। इनका यह तरीका था कि इन्होंने प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया, उसके बाद मेन का टेस्ट लिया, अपने लोग इन्होंने पहले सिलेक्ट कर लिए कि इन लोगों को लगाना है, उसके बाद बिना रिजल्ट निकाले, रिजल्ट को अपलोड नहीं किया, अपने बंदों को फोन किए, उनसे कहा आप ज्वाइनिंग दो, उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। ज्वाइनिंग देने के बाद रिजल्ट अपलोड किया गया, उससे शोर पड़ा। फिर जो पेपर जिन लोगों ने दिए रखे थे उनको तो सब पता है, उन्होंने उन लोगों की फोटो, जिन लोगों ने ये नौकरियां हेरा फेरी से पाई, बैकडोर एंट्री से पाई, उनकी फोटो जो है अपलोड करना शुरू कर दी बार बार। सोशल मीडिया पे शोर मच गया। मैंने सबसे पहले मुद्दा उठाया, क्योंकि सब लोगों ने मेरे को भर भर के वो डॉक्यूमेंट्स भेजे, रिजल्ट भेजे, फोटोज भेजी और कहा इस पे आप काम करिए। और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई जो आपने बहुत ज्यादा शेयर की, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में शोर मचा। उसके बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सामने आना पड़ा, उनको बताना पड़ा अपनी बात की, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, सबके साथ हमने ये किया है। पहले डिप्टी स्पीकर साहब आए, उसके बाद स्पीकर साहब आए बताने के लिए। जब फिर भी मामला नहीं दबा, उसके बावजूद भी लोग चोर चोर का नारा लगाते रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दी
कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पे शोर मचाया, सोशल मीडिया पे पोस्टें डाली, तो हम उसको अंदर कर देंगे। पहले कल मैंने चैलेंज लिया, सबसे पहले मैंने चैलेंज लिया, मैंने बोला यार मुझे अंदर करो, हिम्मत है तो मुझे अंदर करो। कल मैंने पौने आठ बजे इनको बोला कि मैं 8:30 बजे लाइव आऊंगा और मुझे अंदर करना है, करो, मैं आपकी झिझियां उड़ाऊंगा। तुम लोगों ने धांधलियां की हैं तो की हैं भाई, तुम करो अंदर मेरे को, मैं फिर कोर्ट में बताऊंगा तुम लोगों को कि तुम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा मुझे अंदर करने से पहले कि हां ये लोग पाक साफ हैं। कैसे होंगे? आज पूरा 13 लाख युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके साथ ये धांधली हुई, जिनके साथ ये हेराफेरी हुई, वो लोग अंदर से अंदर से गुस्से में हैं। उनकी जो गालियां हैं आप कमेंट बॉक्स में पढ़िए, मेरे मैसेंजर में देखिए, मेरे व्हाट्सएप पे देखिए, हर जगह इन लोगों ने अपने दुखड़े रोए हैं कि किस तरह से इनके साथ धोखेबाजियां हुई। अब सोचिए, 1 साल तक इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला, मेन का टेस्ट ले लिया, 1 साल रिजल्ट नहीं निकाला और बिना रिजल्ट निकाले लोगों को नौकरियां दे दी फोन कर करके कि आ जाओ आप ज्वाइन करो, आओ आप ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद उनका रिजल्ट जो है अपलोड किया, ताकि अगर शोर मचता है तो कोई बात नहीं। इस तरह की धांधलियां क्यों होनी चाहिए? मुकेश अग्निहोत्री जी सुन रहे हैं मेरी बात को, ऑनलाइन है, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने विपक्ष में रहते हुए बड़े बड़े मुद्दे उठाए, आपने सरेआम कहा कि इस तरह की हेराफेरियां हमारे टाइम पे नहीं होंगी। अब आपके सामने सारा मामला है, सारी बात आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, देखिएगा कि किस तरह से एक ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिलेक्ट किया गया विधानसभा में। आपकी खुद की विधानसभा, आपकी हरोली विधानसभा क्षेत्र से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, ऊना से कोई नहीं हुआ, बंगाणा से कोई नहीं हुआ, कुटलैड से कोई नहीं हुआ, गगरेट से कोई नहीं हुआ, सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्रों से कैसे हो गए? मैं अग्निहोत्री साहब जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी बात को विधानसभा में बड़े जोर शोर से रखते रहें। आप इस बात पे आइए और आप सरकार को पूछिए कि ये क्यों हो रहा है इस तरह से। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय स्पीकर साहब से कहिए कि ईगो में ना आए, जो ये हेराफेरियां हुई हैं उन्हें कबूल करें और इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करें, और निरस्त करने के बाद इसको दोबारा से करवाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी तीसरी एजेंसी से, विधानसभा से अगली बार विधानसभा के टेस्ट नहीं होने चाहिए, अगली बार किसी स्वतंत्र एजेंसी से टेस्ट करवाइए। जैसे आपने बोर्ड बना रखा था उसको भंग कर दिया, उसको दोबारा जीवित करिए। यहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उनसे टेस्ट करवाइए। उनसे टेस्ट करवाने के बाद पता लग जाएगा कि ये लोग जो हैं इनके कितने मार्क्स आए हैं, जो पहले अभी सिलेक्ट हो चुके हैं इनके कितने आए हैं, और जिन युवाओं ने मेहनत की है उन लोगों के कितने नंबर आए हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बड़े भाई हैं और प्रदेश के युवा जो हैं, आपके कहने पर, आपने कहा था 1 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी, आपके कहने पर आपके सामने रखकर लोगों ने वोट किया था पिछले टाइम पे, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इनिशिएटिव लें और जो ये धांधलियां हुई हैं इसके बारे में लोगों को बताएं कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हैं और दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं, और उसके बाद जो भी मेरिट पे आएंगे उनको आप लगाएं, ताकि युवाओं में जो रोष फैल रहा है वो ना फैले। दूसरी बात, आपने आउटसोर्स एम्प्लॉइज के बारे में कही थी कि आउटसोर्स एम्प्लॉइज जो हैं उनके बारे में पॉलिसी बनाई जाएगी। बेचारे 5,500 हजार रुपए पर नौकरियां कर रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है और पैसे के नाम पर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। उन लोगों का भी सोचें। आपके पास एसएमसी टीचर हैं जो बेचारे पीछे हड़ताल पर बैठे थे, उनके बारे में आप कोई एक्शन लें, ताकि वो जिन लोगों ने 15-15, 20-20 सालों से नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां ना जाएं, उनको इतना अच्छा वेतन मिल जाए
कि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। एक विधानसभा के जो एमएलए हैं उसको 15,000 रुपया टेलीफोन भत्ता मिलता है, जो कि हर महीने 350 रुपए से ऊपर नहीं आता। उसके बावजूद उनको 15,000 रुपया हर महीने मिलता है। तो इन युवाओं को पूरा दिन काम करने के बदले सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपया मिलता है, और उसमें भी कोई पक्का पता नहीं होता कि इनको सैलरी टाइम पे मिल रही है या ठेकेदार की जेब में जा रही है। ये बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, 1 लाख नौकरियां आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके रिजल्ट आप लोगों ने डिक्लेयर कर रखे हैं या डिक्लेयर करने हैं, उन लोगों को नौकरियां देने का रास्ता जो है वो प्रशस्त करें, और जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनकी नाइंसाफी को खत्म करें, ताकि जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको एक आस लगे। जो भर्ती प्रक्रिया उन्हें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ घोटाला है, तो फिर वो मेहनत क्यों करें? उनकी मेहनत करने का क्या फायदा? बेचारे लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, उसके बाद घर आते हैं, घरों में बैठे रहते हैं। पेरेंट्स को उनसे उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा इतना होनहार है, इतनी उसने पढ़ाई कर रखी है, और वो टेस्ट में भी टॉपर है, और जब रिजल्ट निकलता है तो वो सबसे पहले बाहर होता है, और जो बॉटम में होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, उन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? विधानसभा के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि वो इन भर्तियों को अंजाम देता है? उसका काम नौकरियां देना नहीं है, उसका काम रिजल्ट निकालना नहीं है, उसका काम पेपर सेट करना नहीं है। उनका अपना एक सेल बना रखा है, वही पेपर सेट करते हैं, वही लोग पेपर लेते हैं और वही लोग रिजल्ट निकालते हैं। उनके पास क्या तरीका है? अब मेरे को कोई कहे कि विनय शर्मा, तू एक HAS का या IAS का या क्लर्क का टेस्ट जो है उसके पेपर सेट कर, उसके बाद एक टीम बना, उससे टेस्ट कंडक्ट कर, तो मैं कैसे कर सकता हूं? आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए प्रोफेशनल लोग हैं। अब एक मर्डर हो जाता है, मेरे को लॉ की नॉलेज बेशक हो, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ा ना करता हूं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। हर एक फील्ड का प्रोफेशनल है, हर एक फील्ड के प्रोफेशनल हैं, उनसे काम लीजिए। अगर आप फिजिक्स के टीचर को कहेंगे हिंदी पढ़ा, तो वो क्या हिंदी पढ़ाएगा? और हिंदी के टीचर को आप कहें केमिस्ट्री पढ़ा, तो वो क्या पढ़ाएगा? इसलिए जिसका काम उसी को साजे। उसी हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके पास इस टेस्ट को कंडक्ट करने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उससे आप टेस्ट करवाइए ना। चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड जो है वो तो काम नहीं कर रहा, तो फिर जो काम कर रहा है उससे आप टेस्ट ले सकते हैं, उसको ये जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। उसके ऊपर कभी इतनी बड़ी धोखेधड़ी करने का या बैकडोर एंट्री करने का अभी तक इल्जाम नहीं लगा। उसने बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, जैसे HAS के एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, आज तक कभी कोई इल्जाम नहीं लगा पब्लिक सर्विस कमीशन पर कि उसने कोई धांधली की या बैकडोर एंट्री की। ये बैकडोर एंट्रियां वहीं से होती हैं जो अपने डिपार्टमेंट के लोग कंडक्ट करते हैं। पुलिस भर्ती होती है, पुलिस वाले खुद अपना टेस्ट खुद लेते हैं, वहां भर्तियां जो है हेरा फेरी होती हैं। पटवारी भर्ती आपको याद होगा, पटवारी भर्ती में क्या हुआ था? वो भी तो इसी तरह से जिन्होंने कंडक्ट की थी उसमें बड़ा रोला हुआ था और बड़ी धांधलियां हुई थी। HRTC भी यही काम करता है, खुद अपने टेस्ट खुद लेता है। तो इन लोगों के पास जब तजुर्बा नहीं है, HRTC के पास क्या तजुर्बा है? उसका काम है बसें चलाना, टिकटें काटना और जो रूट है वो आवंटित करना। क्या उसको ये कह दिया जाए कि जो उसके जो MD है या उसके DM है या RM है, उनको अगर कह दिया जाए जाके फिजिक्स पढ़ाओ, क्या पढ़ा सकते हैं? वो नहीं पढ़ा सकते। वैसे ही किसी फिजिक्स के लेक्चरर को कह दिया जाए कि आप बसों को रेगुलेट करो या मैनेज करो, वो नहीं कर सकेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसके पास उसकी थोड़ी बहुत वो है, गुडविल है, उससे टेस्ट करवाइए। और बाकी लोगों को, जो लोग इस तरह की धांधलियां कर रहे हैं, इसको छोड़ें। और मैं
माननीय विधानसभा अध्यक्ष से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इन भर्तियों के बारे में पूरे प्रदेश में शोर मचा हुआ है कि इसमें हेराफेरी हुई है, इसमें बैकडोर एंट्रीज हुई हैं, इसमें धांधलियां हुई हैं और जो प्रतिभावान हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उनका गला घोंटा गया है। तो ऐसी भर्तियों को निरस्त कर देना चाहिए या फिर इनको होल्ड पे डाल देना चाहिए। जिनको नौकरियां दे रखी हैं उनको बाहर बिठाइए, उनका दोबारा टेस्ट लीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन से उनका टेस्ट होना चाहिए और फिर पारदर्शिता सामने आ जाएगी। पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आपको बताऊं कि कई बार जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें जिन लोगों ने हेराफेरी कर रखी होती है, जो बोर्ड के एग्जामों में हेराफेरी कर रखी होती है, बोर्ड को जब पता लगता है तो बोर्ड क्या करता है, उनका यूएमसी बना देता है, उनको कॉल करता है अपने ऑफिस में, उनसे उसका टेस्ट लेता है दोबारा और उससे पता लग जाता है कि इसने हेराफेरी की है या नहीं की है। इसी तरह से जिन लोगों को बैकडोर एंट्रीज मिली हैं, ये भर्ती जो है कैंसिल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इस पर बहुत सारी कि अगर एक भी परसेंट पब्लिक पोस्ट पर कोई धांधली की शिकायत है या लगता है कि 1% भी हेराफेरी हुई है तो पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त कर देना चाहिए। ठीक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके हिसाब से इस भर्ती को निरस्त कर देना चाहिए और फिर से इसका एग्जाम होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। मैं फिर कह रहा हूं कि दोबारा विधानसभा इसका टेस्ट लेगी तो वही काम करेगी जो उन्होंने पहले कर रखा है और वो कह रहे हैं कि हम अगली बार इन लोगों को नौकरियां देंगे। तो ऐसा है कि इनसे ना करवाया जाए, किसी और से करवाया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिन्होंने मेहनत कर रखी है, जिन्होंने दिन रात एक किया है, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। जय हिंद, जय भारत।